हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये सीरीज बन रही है कौन सी? बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी। आप चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपकी बुक का नाम होना चाहिए बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आप आराम से पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हो। सिंपल। चलिए, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। सिंपल सर। चलिए, आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। क्या नाम है? मेजर ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं? और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं? ज्यादा महंगे नोट्स हम रखते नहीं सर, मुश्किल से 150 से 200 के बीच में मिल जाएंगे आपको नोट्स। हो सकता है क्या पता आप कांटेक्ट करो तो उसको उस टाइम पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं तो आपको सस्ते में मिल जाए और ज्यादा। तो एक बार कांटेक्ट करके पक्का ट्राई करना। सिंपल सर। तो आज चालू करने वाले हैं। आज आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है, आप बचपन से करते आ रहे हो, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, केवल आपको टोटल मिला के कितने स्टेप्स हैं? केवल आपको 5 स्टेप्स सीखने हैं, मतलब 5 चीजें सीखनी है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो 5 चीजें क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे। साथ ही में क्वार्टाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, डेसाइल हो गया, ये सब चीजें निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम करेंगे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के अंदर हम रेंज निकालना, क्वार्टाइल रेंज निकालना, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मेजर ऑफ सेंट्रल क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, ये सब चीजें निकालना सीखेंगे। सिंपल सर। चलिए, उसके बाद हमको समझना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, कि अगर इनमें कोई चेंज होता है, किसी भी वैल्यू में चेंज होता है तो इससे ओरिजिन और उसके स्केल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा समझाऊंगा। ये थोड़ा नया कंसेप्ट होगा आपके लिए, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम समझेंगे स्क्यूनेस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे बॉक्स प्लॉट्स क्या होते हैं। सिंपल। तो चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है, हो सकता है भाई वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए क्योंकि मेरे को पता है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसलिए मैं एग्जांपल सिंपल लूंगा ताकि आपको कंसेप्ट दिमाग में घुसा सकूं। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। और सर बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया एग्जाम से पहले हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो भैया मैं बता दूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूं पूरी बुक। ठीक है, लेकिन वही बात है कि भाई एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, 13 तारीख को ही एग्जाम है। ठीक है, अगर मैं एक दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट कराऊं जो कि ना के बराबर है, इंपॉसिबल है, क्योंकि भाई एक दिन में एक पूरा चैप्टर समझाना जिसके अंदर मेरे को मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, क्वार्टाइल, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्क्यूनेस समझाना है, सारी चीजें समझानी है, वो भी एक ही वीडियो के अंदर। भाई बहुत मुश्किल कंसेप्ट होता है। इसको समझने के लिए बच्चे ना 11वीं क्लास में पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे, पूरी क्या बोलते हैं, पूरा साल मेहनत किया करते थे, पूरा साल मेहनत करते थे, जब जाके ये चैप्टर आते थे उन्हें समझ में, एक चैप्टर बस खाली। और आपके में तो थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, तो मैं इस वजह से सिंपल तरीके से इजी वे में जितना समझा सकता हूं मैं उतना समझाऊंगा। हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स आए, कुछ सब टॉपिक समझ में ना आए, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको क्या आया क्या नहीं आया, तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेंगे उस टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करने के लिए बाद में। ठीक है जी। फिलहाल कोशिश पूरी करी जाएंगे कि आपके चैप्टर तक, मतलब जो एग्जाम में आपके वहां तक आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवा दूं। लेकिन सर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर ज्यादा है और टाइम कम है आपके पास। ठीक है, वो तो आपने बोला था कि भाई, आपने ज्यादा बोला था कि बिजनेस स्टैटिक्स वाली चाहिए, बेसिक स्टैटिक्स वाली चाहिए, मैं कुछ भी नहीं आता, तो मैं इतना करवा सकता हूँ कि हाँ, पास आप आराम से हो जाओगे। हाँ, अच्छे नंबर के लिए सर आप नोट्स में से पढ़ सकते हो, थोड़ा इजिली रहेगा आपके समझने के लिए, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप करना चाहो। तो आगे चालू करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी ना, इसके मेजर कितने होते हैं? तो भाई इसके मेजर होते हैं 3। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने? 3। सबसे पहला आता है जिसको हम बोलते हैं मीन, उसके बाद आता है मीडियन, और लास्ट में आता है हमारे पास क्या? मोड। जो मीन होता है ना, वो कुछ नहीं है सर, वो एवरेज ही है, सभी का एवरेज जो होता है उसी को मीन बोलते हैं। वहीं पे जो मीडियन है ये भी एवरेज ही है एक तरीके का, बस यहां पे ना हमको बस मिड वैल्यू लेनी होती है। कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती है? मिड वैल्यू। जो भी बीच में आएगी, मीडियन में आएगी, उसको बोलेंगे मीडियन। सिंपल। मोड में क्या होता है? मोड में हमें हाईएस्ट रिपीटेशन देखनी पड़ती है, बस खाली हाईएस्ट रिपीटेशन। जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को बोलेंगे हम क्या? मोड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे आपको मान लो एक सीरीज दे रखी है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 7 6 9 5, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 7 6 9 5 9 7 7 8 2 1 4 2, कितनी वैल्यू हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 12 ही ना, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है जी 12 है। तो श्योर है भाई, 11 ही कर लेते हैं, ठीक है इतने। तो अब आपको ये डाटा दे रखा है, कह रहा है इसका मीन मीडियन मोड तीनों निकालो। बहुत सिंपल तरीका है सर, आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे कि जो मीन होता है, मीन कैसे निकलता है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है भैया सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और मीन को शो करते हैं एक्स बार से। आपको समझाया था मैंने, ठीक। सिग्मा एक्स का मतलब होता है समीशन ऑफ एक्स, यानी कि जो आपको डाटा दे रखा है बस उसका समीशन करना है। समीशन मतलब कितना हो जाएगा भैया, एक बार काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तो मैंने देखा भाई 7 और 6, एक बार जोड़ लेता हूँ मैं फटाफट से, तो 9 हो गया, 10 हो गया, 10 एक लाइन से जोड़ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 7 और 6, 6 से 12 13, 13 13 और 9 हो गया, क्या बोलते हैं 22, 22 और 5, 22 और 5 कितना हो गया, 22 और 5 हो गया 27, 27 और 9 हो गया 36, 36 और 7, 36 और 7 43, 43 और 7 ये हो गया 50, 50 और 58, 58 और 2 60, 60 और 1 61, 61 और 4 65। टोटल मिला के इसका मीन मतलब टोटल आ गया 65, 65 है ना जी भाई। अगर कहीं पे टोटल में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको इग्नोर मारना, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं करवा रहा हूँ तो फिर इससे हो सकती है, इंसान ही हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट सही समझा रहा हूँ, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस इसका टोटल करना है, ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है, नंबर काउंट करो कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो बस 11 लिख दिया नीचे, सिंपल। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपका मीन निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैंने सॉल्व करेंगे तो फ्री हो जाएगा, 11 6 66 होता है तो 11 5 55 लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद बचेगा 9, तो 5.9 के आसपास आपका जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। ये आपका आ गया मीन। बात करते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन निकालना है तो इसमें बीच की वैल्यू लेके चलनी है, मिड वैल्यू, और ऐसे नहीं, पहले इसको असेंडिंग या डिसऑर्डरिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा आपको। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे वैल्यू छोटी दिखाई दी मेरे को 1, उससे बड़ी मेरे को वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे जो कि है 2, उससे बड़ी वैल्यू है कौन सी 4, तो 1 2 4 हो चुका है। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 5, उससे बड़ी हमारे पास है 6, 5 और 6 भी हो चुका है, और उसके बड़ी मेरे को दिखाई दे रही है 7, उससे बड़ी मेरे को दिखाई दे रही है 7, उससे बड़ी मेरे को दिखाई दी 7, 3 बार 7 है। उसके बाद हमारे पास है 8 और 2 बाय 9, 1 2, ठीक है जी। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन मतलब होता है बस खाली मिड वैल्यू निकालना। और मिड वैल्यू क्या होता है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 वैल्यू यहाँ की छोड़ दो, 4 वैल्यू यहाँ की छोड़ दो, बीच में कितनी वैल्यू बची है 3, एक वैल्यू और छोड़ दो, एक वैल्यू और छोड़ दो यहाँ से, बीच में कौन सी वैल्यू बची है 1, तो मतलब 7। तो जो भी बीच में वैल्यू बची है, मिड वैल्यू जो बची है उसी को बोलेंगे आपका आंसर, यानी कि आपका मीडियन कितना हो गया 7। वैसे अगर आप फॉर्मुला समझना चाहो तो फॉर्मुले भी होते हैं इसके मीडियन के। मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है, अगर क्वेश्चन में इवन वैल्यू दे रखी है या फिर ओड वैल्यू दे रखी है। ओड वैल्यू के टाइम पे फॉर्मुला लगता है n+1 अपॉन में 2 ts टर्म, और इवन वैल्यू के टाइम पे फॉर्मुला लगता है n/2 ts टर्म प्लस में n/2 + 1 ts टर्म अपॉन में 2। अब ये फॉर्मुला कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे नंबर देखो कितने नंबर है यहाँ पे 11, तो बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं 11, तो 11 जमा में, क्योंकि 11 क्या है एक ओड नंबर है, ओड संख्या है, तो इस वजह से यहाँ पे 11 पुट करेंगे, इस वाला फॉर्मुला लगाएंगे तो n+1 यानी कि 11 + में 1 अपॉन में 2, तो इसको किया 12/2 और ये आपका आंसर आया 6। 6 मतलब 6 टर्म, तो जो भी आपकी 6 टर्म होगी वो आपका आंसर होगा। 6 टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है आपका 7, तो आपका आंसर क्या हो गया 7, जो मैंने आपको बताया था वैसे ही सेम। वहीं पे अगर आपको इवन नंबर दे रखे होते, जैसे मान लो यहाँ पे एक और वैल्यू लिखी होती 9, तब आपका आंसर क्या होता, तब भी आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हो भाई। मेरे को पता है बाहर से नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, बाहर से बहुत शोर शराबा हो रहा है, लेकिन भैया वीडियो बनानी जरूरी है आपकी सिलेबस के लिए, तो इग्नोर मारना बाहर की नॉइस को, ठीक है जी। चलिए, तो अगर आपको इवन नंबर दे दिया यानी कि यहाँ पे नंबर 12 हो गए, तब क्या करोगे, तब ये वाला फॉर्मुला लगाएंगे। फॉर्मुला कहता है n/2 यानी कि 12/2 यहाँ से निकलेगा ts टर्म, प्लस में वहां पे हो जाएगा 12/2 + 1 ts टर्म, और फिर अपॉन में 2, तो ये हो गया कट के कितना 6, तो ये हो गया 6 जमा में 7 अपॉन में 2। छठी टर्म कौन सी है हमारे पास, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म आ गई 7, और सातवीं टर्म कौन सी है 1, मतलब छठी टर्म ये है, सातवीं टर्म ये है, वो भी 7 है, तो 7 और 7 जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 14/2 और आपका आंसर फिर कितना आ गया 7, तो ये हो गया आपका आंसर तब भी 7। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से आप आराम से मीडियन निकाल सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से, या फिर आप मीडियन निकाल सकते हो अपने दिमाग की हेल्प से, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, अगली वैल्यू पे आते हैं वापस से। अगला टॉपिक आता है मोड। मोड मतलब होता है हाईएस्ट रिपीटेशन, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है,
और कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो कैसे चेकआउट करेंगे, वो सिंपल तरीका है, देख लो आराम से कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है 9 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है, तो वो 7 है। तो बस आपका मोड कितना हो गया 7, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक सेकंड भाई, बाहर से शोर ज्यादा आ रहा है ना। हाँ भाई समझ में आया। तो ये तो मैंने आपको मीन मीडियन मोड निकालना सिखाया, वो भी कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है जी। और इंडिविजुअल सीरीज में आपने अगर सीख लिया हो तो हम दूसरी सीरीज के ऊपर चलते हैं जिसमें थोड़ा अच्छे तरीके से आपको मीन मीडियन मोड दोबारा निकालना सिखाएंगे दूसरे फॉर्मूले से, दूसरे तरीके से। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल से फटाफट से नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि धीरे धीरे बेसिक लेके चलूंगा तभी आगे एडवांस समझा पाऊंगा आपको, है ना जी। चलो फिर, हाँ जी शुक्रिया। फिर तो चालू करते हैं सर, और अब दूसरे तरीके से सीखते हैं, दूसरी सीरीज का सीखते हैं कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। तो दूसरी सीरीज आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक वेरिएबल दे रखा होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। वेरिएबल दे रखा है मान लो 10, 20, 30 और 40, फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 1, 3। अब कह रहा है यहाँ पे मीन मीडियन मोड निकालो, कैसे निकाला जाएगा। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। सबसे पहले फॉर्मूला होता है मीन का, मीन निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे मीडियन। भाई मेरे को पता है ये बहुत ही छोटे से कंसेप्ट है, बेसिक से कंसेप्ट है, मैं केवल उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता मीन मीडियन मोड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, बस उन बच्चों के लिए। अगर आपको पता है तो आप स्किप करके सर आगे जा सकते हो, अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन वही है कि अगर आप बेसिक के लिए अगर लो एक बार तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा एक बार, ठीक है सर। तो क्या बोलते हैं, गुजारिश करूंगा कि आप लगातार देखते रहो। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। फिलहाल मीन निकालना है। अब मैं मीन बेसिक तरीके से निकालता हूँ सर, मेरे को फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। मैं मीन कैसे निकालता हूँ, मैं बेसिक तरीका क्या है मेरा, मैं करता हूँ मल्टीप्लाई टोटल और डिवाइड, मल्टीप्लाई टोटल और डिवाइड। बस याद रखना मैं टोटल किसको करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करता हूँ बस खाली हमेशा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से अपना सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है मीन निकालो, तो मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहला मेरा कंसेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं f और x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे होगा 10 2 जा 20 और 20 4 जा 80, 30 1 जा 30, 43 जा 120। अब क्या करना है, मेरे को टोटल करना है। टोटल किसका करना है, f का। तो जहां जहां पे f दिखाई दे रहा है उसका टोटल कर लो बस। तो टोटल मैंने इसका किया, इसका 10 आ गया, इसका मैंने टोटल किया तो मेरे को पता चला 250 आ गया। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई टोटल और डिवाइड। तो किस किसको डिवाइड, इसको और इसको डिवाइड करना है, यानी fx को f से, यानी मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f को डिवाइड कर दो बस। तो करते हैं 250 बटे में 10 और इससे कट गया, आपका आंसर आ गया 25। तो ये आपका क्या बन गया, मीन। सिंपल, कोई डाउट्स, आसान था ना, बस बेस्ट। अब बात आती है किसकी, मीडियन की। इस सीरीज के अंदर मीडियन का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n+1 डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला क्या कहता है, n+1 डिवाइड बाय 2। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। निकालते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बस इसका एड ऑन करते जाओ, आपको CF मिल जाता है। जैसे कि 2 का 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, निकाल लिया। चलिए उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, n+1 डिवाइड बाय 2। तो n कितना दे रखा है, सबमिशन कितना है सारे नंबर्स का 10, तो 10+1 अपॉन में 2 कर दिया, यानी कि 11 अपॉन में 2, जिसको बोलते हैं 5.5। अब ये मानो ये जो है ना 5.5 ये टर्म है, जैसे पिछली बार टर्म्स थी ना वैसे ही टर्म है। 5.5 फुट का इंसान, 5.5 फुट का इंसान, मान लो वो मर गया, डेड हो गया, तो उसको कब्र में दफनाना पड़ेगा। अब उसके लिए कब्र जो खरीदी जाएगी वो कौन सी खरीदी जाएगी, तो मार्केट में बस ये टाइप्स की कब्र मिलती है। क्या 10 फुट की कब्र ले आओ 5.5 फुट के इंसान के लिए, नहीं जी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, एक्सपेंसिव नहीं करना, ठीक है जी। क्या 7 फुट की ले आऊं, नहीं जी, ये भी बड़ी हो जाएगी। क्या इससे छोटी वेरिएबल है, हाँ जी अवेलेबल है छोटी, तो मैं 6 फुट की ला सकता हूँ, हाँ जी 6 फुट की ला सकते हो। क्या इससे छोटी भी है, हाँ जी है 2 फुट की, लेकिन वो तो बहुत छोटी हो जाएगी ना। तो सबसे बेस्ट कौन से में बैठ रहा है, वो बंदा बैठ रहा है सबसे बेस्ट यहाँ पे इस सीरीज के अंदर। इस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसे, मीडियन क्लास। और यहाँ पे जो भी आपकी x की वैल्यू होती है, यानी जो भी आपकी x की वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाता है, यानी आपका आंसर कितना हो गया 20। तो 20 जो होगा वो क्या बन जाएगा आपके लिए, मीडियन। इतना सिंपल, कोई डाउट्स तो नहीं, आसान था ना, बस इसी तरीके से निकालना है। लास्ट कंसेप्ट मोड। अब मोड कैसे निकाला जाए, इस तरह के डाटा में। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आप खुद देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे दिखाई दे रही है जी, मेरे को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रही है वो मेरे को दिखाई दे रही है ये 4, और वो किस जगह पे है, वो जहां पे वेरिएबल x 20 है ना, वहीं पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, कितना 20। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है
कितनी, वो भी 4, क्योंकि जो 20 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई मैं सामने से हटता हूँ, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम अगली सीरीज को सीखना चालू करते हैं। ठीक है जी, चलिए फटाफट से नोट कर लेना, फटाफट फटाफट। हाँ जी, शुक्र है। फिर तो चालू करते हैं, अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम सीरीज करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है जी, अब उसमें कैसे हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं वो समझते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्लास इंटरवल दिया होगा इसमें आपको और फ्रीक्वेंसी दी होगी, तीसरी सीरीज यही होती है। जैसे कि आपको सीरीज दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 1, 3। इजी फ्रीक्वेंसी है, आराम से आप कर लोगे। फिलहाल चालू करते हैं, बात आती है मीन की, मीन कैसे निकाला जाए, फिर उसके बाद बात करेंगे मीडियन कैसे निकालें, और लास्ट में मोड कैसे निकालें इसमें। सिंपल। और इनमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ होता है सब बच्चों के लिए, लेकिन मैं आराम से करवाऊंगा सिंपल सा। मैंने आपको बताया मीन कैसे निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं भाई, अरे बस भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर भाई, थोड़े हैं चुन्नू पिल्ले है तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार आपको आवाज सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है और डिवाइड करना है। टोटल किसका करना है, बस खाली फ्रीक्वेंसी का, इतना मैंने आपको समझाया है। तो बस वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है मीन में, मल्टीप्लाई करना है, तो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक वैल्यू तो होनी चाहिए, इन दोनों में से एक सेकंड भाई। हाँ भाई शुक्र, चलिए फिर। तो मीन के लिए हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई यहाँ पे एक वेरिएबल तो होना चाहिए, यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, कोई बात नहीं, हम एक वेरिएबल निकाल लेंगे, यानी कि हम निकाल लेंगे मिड वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 0 और 10 के बीच में आता है 5, इन दोनों के बीच में आता है हमारे पास 15, फिर आता है 25, फिर आता है 35। सिंपल इतना। अब चालू कर दो मल्टीप्लाई और टोटल और फिर डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम करेंगे एफ और एम को मल्टीप्लाई। तो 5 गुणा में 2 कितना हो गया, ये हो गया जी 10, 4 गुणा में 15 ये हो गया 60, 25 से कम 25, 35 दिया 105। बस अब आपको क्या करना है, इनका टोटल, इसका टोटल आ गया 10 और इसका टोटल हो गया 30, 40, 40 और 60, 200। ठीक है जी, चलो तो हमने इसका टोटल भी कर दिया। अब इसको डिवाइड करना है, तो किस किस को डिवाइड करना है, इसको और इसको, यानी कि एफ एम और एफ को। तो सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ये बन जाता है इसका मीन का फॉर्मूला, जो कि बन गया 200 अपॉन में 10, और आप इसको काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो आपकी मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सिंपल था इतना। आगे चलो, चल अब बात आती है मीडियन की। मीडियन कैसे निकालें, तो मीडियन का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। भैया इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत सिंपल, जैसे आपको पहले के बता रखा है वैसे ही सॉल्व करना है। बस यहाँ पे तो थोड़ी सी चीज है, चेंज है। क्या, पहले फॉर्मूला हुआ करता था हर सीरीज के अंदर n+1 डिवाइड बाई 2, है ना, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला था। लेकिन अब इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया है, तो अब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे स्टार्टिंग में, हम मान के चलेंगे ये फॉर्मूला है n/2। सबसे पहले यही निकालना है, और इसको निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप CF निकालो। CF कैसे निकालता है, फ्रीक्वेंसी को एड ऑन करके। तो बस 2 का 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, निकाल लिया जी CF। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो देखते हैं n/2 कितना होता है। तो n/2 जब हम करेंगे यानी 10/2 जो हमको मिलेगा 5। अब देखो 5 फुट का इंसान कौन सी कवर के अंदर फिक्स बैठ पाएगा, तो 5 फुट का इंसान बैठ पाएगा भाई 6 फुट वाली में। तो हम ये वाली क्लास जो है अपनी, इसको क्या मान के चलेंगे, ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास। क्या बन गई है, मीडियन क्लास। सिंपल। और इसी के वेरिएबल के हिसाब से हम सारी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि L1 कितना दे रखा है, लोअर लिमिट, जो कि कितनी है हमारे पास 10, प्लस में n/2 कितना है हमारे पास, n/2 मतलब होता है ये रहा कितना 5, माइनस में, अच्छा ये वेरिएबल अलग चीज है भाई, इसको पहले सॉल्व करना होता है, लास्ट में L1 प्लस करना होता है। माइनस में CF, याद रखना CF सबसे इंपॉर्टेंट है, और CF ये वाला नहीं लेके चलना, क्लास हमारी ये वाली है लेकिन CF ये नहीं, इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना उसको लेके चलते हैं CF, यानी कितना 2। तो यहाँ पे हो गया CF 2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, तो ये दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 4। मल्टीप्लाई में क्या लिखना होता है आपको, H कितना दे रखा है, इनका डिफरेंस को बोलते हैं H मैग्नीट्यूड, जो कि है 10। अब बस सॉल्व कर लो इसको। तो ये हो गया 10 प्लस में 3 और इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 7.5 और ये हो गया टोटल मिला के 17.5। सिंपल, आपने आराम से मीडियन भी निकाल लिया। लास्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मोड। मोड कैसे निकाला जाए, ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मोड कैसे निकाला जाए, मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। कह रहा है भैया इसका एक और फॉर्मूला, अरे ये तो बचपन में छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे बच्चों को याद होते हैं ये तो,
है ना जी। चलिए बस मैं तो आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि कैसे करना है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे क्या चीज करनी है। चलिए इनमें सबसे मेन रोल होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का। मोड में क्या रोल होता है मेन? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इन सभी वैल्यू में से देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है, तो मेरे को दिखाई दिया जी 4 पे, तो बस इसको हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे इसको? F1। इसके ऊपर वाली जो होगी उसको वैल्यू लगेगी F0, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, और बस यहीं से आपको वैल्यू उठानी है सारी सारी। तो जो भी आपकी क्लास थी, तो यही क्लास आपकी बन गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास, जिसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो देखिए L1 कितना है इस क्वेश्चन में भी? इसमें भी 10 है आपका L1, तो यहाँ पे 10 प्लस में F1 कितना है? F1 जी हमारे पास 4 है, माइनस में F0 कितना है? ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 2, अपॉन में 2F1। F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 4 2 8, माइनस में F0 कितना है हमारे पास? F0 यानी कि 2, और माइनस में F2 यानी कि 1, मल्टीप्लाई में H यानी कि इनका डिफरेंस जो कि कितना है? 10। अब बस सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं फटाफट से। तो 10 जमा में 4 में से 2 गए 2, 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20, अपॉन में 8 में से 3 चले गए तो बच गए 5, इससे कट गया बच गया 4, 10 और 4 कितना हो गया? 14। सिंपल जी। तो आपका आंसर आ गया कितना? 14। तो मीन हमने निकाला 20, मीडियन हमने निकाला 17.5, और हमने मोड भी निकाल लिया जो कि कितना आया? 14। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहां पे खत्म होता है आपका मीन मीडियन मोड। बस एक छोटा सा इंपीरियल फॉर्मूला है जो कि हर जगह पे लग सकता है अगर आप लगवाना चाहो, तीनों वैल्यू निकालना चाहो। इंपीरियल फॉर्मूला क्या कहता है? इंपीरियल फॉर्मूला कहता है कि z बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के। ये एक रिलेशन है किसमें? मीन, मीडियन और मोड में। यहां पे जो मीन है उसका सिंबल होता है x बार, और जो मीडियन है उसका सिंबल होता है m, और जो मोड है उसका सिंबल होता है z। इतना सिंपल। तो ये इंपीरियल फॉर्मूला है। अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको मीन और मीडियन दे रखा है और बोले मोड निकालो, तो यहाँ पे मीडियन और मीन की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आपका निकल के आ जाएगा क्या? मोड। सिंपल इतना बढ़िया। अब इसके बाद हमको सीखना है कि क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लेना भाई फटाफट। चलो फिर आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। और अब हमें समझना है कि क्या होता है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। जैसे आपने बीच में मीडियन के बारे में समझा था, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है, मान लो कोई एक डाटा दे रखा है आपको, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां जिस पॉइंट से वो जो डाटा है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, बस उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीडियन। यानी कि किसी लकड़ी को, किसी डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। अब इसी डाटा को अगर हमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितनी बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, कितनी बार काटना पड़ेगा? तो भैया हमें काटना पड़ेगा 3 बार। कितनी बार काटना पड़ेगा? 3 बार। तभी तो 4 टुकड़े होंगे, 1 2 3 4। तो उसी को बोलते हैं हम क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? किसी डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जो आपका पहला पार्ट होगा ना उसको बोलेंगे Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल। दूसरा स्ट्राइक होगा तो होगा Q2 पे, जिसको हम बोलेंगे सेकंड क्वार्टाइल। तीसरा स्ट्राइक होगा आपका Q3 पे, जिसको हम बोलेंगे थर्ड क्वार्टाइल। और याद रखना जो मीडियन होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है किसके? सेकंड क्वार्टाइल के। क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल 50-50 पार्ट्स में दोनों को डिवाइड करेगा। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कि ये पार्ट है 25%, ये पार्ट है 25%, ये भी पार्ट है 25%, और लास्ट ये पार्ट भी है 25%। तो जो आप Q2 की बात करें तो Q2 वो पॉइंट होता है जहां से वो जो पूरा डाटा है वो 50 और 50 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होता है। मीडियन भी तो यही करता है ना, पूरे डाटा को 50 और 50 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। सिंपल। अब क्वार्टाइल के फॉर्मूला क्या होगा? क्वार्टाइल बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी सिंपल है। जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला समझा था, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन का फॉर्मूला होता था हमारा n+1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करना था। अब क्योंकि क्वार्टाइल है और क्वार्टाइल में हम डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए जो हमारा क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n+1 डिवाइड बाय 4। कह रहा है भैया इससे सवाल सॉल्व हो जाएंगे? हाँ जी सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा है कैसे सॉल्व करना है, समझा भी तो फिर समझाते हैं सर। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एज्यूम कर लेते हैं आपको डाटा दे रखा है 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 800। तो ये आपको डाटा दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे Q1, Q2 और Q3 निकालें? बहुत सिंपल कंसेप्ट। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 4, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो इससे कौन सा क्वार्टाइल निकलेगा? इससे कोई क्वार्टाइल नहीं निकलेगा, इससे निकलेगी टर्म। क्या निकलेगी? टर्म। क्योंकि मीडियन में भी तो क्या निकलती है? टर्म निकलती है। तो कह रहा है फिर भी ठीक है चलो
तो भैया Q1 कैसे निकालें? तो याद रखना, जब भी आप Q1 निकालने जाओ तो फॉर्मूला n+1/4 तो होता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि आप Q1 निकाल रहे हो। क्या ना आंसर तो सेम आएगा? आंसर हाँ सेम आएगा, मगर वही है समझाने के लिए कंसेप्ट। Q2 निकाल रहे हो तो n+1/4 तो करोगे, लेकिन आंसर को जो ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आप Q2 निकाल रहे हो। सेम ऐसे ही Q3 के लिए 3 मल्टीप्लाई में n+1/4 करना पड़ेगा, तब आपकी टर्म निकल के आएगी। समझे? सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें Q1, Q2, Q3 निकालना है। कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले नंबर्स बताओ, कितने नंबर है यहाँ पे? तो मेरे को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो वैल्यू पुट करता हूं मैं। तो 7 जमा में 1 हो गया अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 1, तो ये हो गया 7 और 1 8 बटे में 4 कट के आपका आंसर आया 2। यानी कि ये कह रहा है सेकंड टर्म जो होगी वो होगी हमारा फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड टर्म कौन सी है? 1 2। सेकंड टर्म होगी 300। तो फर्स्ट क्वार्टर का आंसर कितना आ गया हमारे पास? 300, 300। सिंपल। मैं मानता हूं आपको समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझो ध्यान से। सेकंड क्वार्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 1 अपॉन में 4। ये 7 कहां से आया? 7 नंबर सर है, ये नंबर जो है ना इन्हीं को बोलेंगे 7। तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 7 और 1 हो गया 8, 8 बटे में 4 कट के आ गया आपके पास 2, और इसको मल्टीप्लाई करना था किससे? 2 से। तो आपके पास आ गया फोर्थ टर्म। चौथी टर्म कौन सी है आपके पास? तो आपको दिखाई देगा 500 जो है वो चौथी टर्म है, यानी कि 500 क्या हो गया आपका Q2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मीडियन भी बोल सकते हैं। Q3 कैसे निकलेगा? सेम वही 7 जमा में 1 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपका हो जाएगा 8 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये कट गया तो 2 आया, 3 दूनी हो गया 6। सिक्स टर्म, छठी टर्म कौन सी आपके पास? तो सिक्स टर्म है मेरे पास कौन सी? 700। तो ये 700 हो गया आपका Q3। अगर आप बोलोगे भैया मीडियन निकाल के दिखाओ, मैं मीडियन का वही फॉर्मूला लगाऊंगा। एक सेकेंड भाई। हाँ जी शुक्र है। तो चालू करते हैं। बात आती है मीडियन कैसे निकाला जाए। फॉर्मूला वही है सर, नंबर कितने यहाँ पे मेरे को दिखे हैं 7 नंबर। तो 7 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया 8 अपॉन में 2, यानी क्या आ गया? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म पे कौन सी वैल्यू है? 500। तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा निकल के? 500। और मैंने बताया भी था जो आपका मीडियन होता है वो क्वार्टाइल सेकंड के क्या होता है? इक्वल होता है। तो बस मीडियन और क्वार्टाइल सेकंड क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गया? यहां पे आपने समझ लिया क्वार्टाइल कैसे निकाला जाए। अब क्वार्टाइल निकालने के लिए सर और भी फॉर्मूले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन निकालने के लिए और फॉर्मूले थे। दूसरा फॉर्मूला क्या था मीडियन निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला था दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला था ना मीडियन का? हाँ जी। जब CF सीरीज आ जाती है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, जब एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज आती है, कंटिन्यूअस सीरीज आती है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। 0 से 10, 10 से 20 वाली सीरीज आती है तब ये फॉर्मूला लगता है। सेम इसी तरीके से हमें क्वार्टल में भी फिर फॉर्मूला चेंज करने पड़ेंगे। क्वार्टल में फॉर्मूला क्या चेंज होगा? बस ये जो n/2 है ना, इसकी जगह हमें करना पड़ेगा L1 प्लस में n/2 की जगह हमें करना है n/4। क्या करना है? n/4, क्योंकि क्वार्टल में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, इसलिए 4 से डिवाइड करना है। करना बाकी सब वही है, CF माइनस में F मल्टीप्लाई में H। अच्छा ये भी चीज ध्यान रखना, अगर आप Q1 निकालने जा रहे हो तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर Q2 निकालने जा रहे हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 निकालने जा रहे हो तो 3 से, और 4 निकालने जा रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। तो आपके हिसाब से फॉर्मूले बन जाएंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देखो मैं हर एक कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट के आपको न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना भी आपको समझा रहा हूँ वो आप समझते जाओ, जितने फॉर्मूले नोट करवा रहा हूँ आप नोट करते जाओ। उसके बाद जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर था ना वो उठा के आपको लाके सॉल्व करवा के दिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको वो सॉल्व करने हैं। सिंपल। जैसे ही आप वो कर लोगे आपको इजीली आपको सारे कंसेप्ट जो होंगे वो सारे समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप जो 10 दिन में क्या बोलते हैं सीख के अच्छे से प्रैक्टिस करके आप आराम से कर सकते हो। मैं समझा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो मेरी जो होती है उसको बनाने के लिए, क्योंकि सर आप देखोगे 1-1.5 घंटे की मेरी कम से कम वीडियो होती है, और वो 1-1.5 घंटे की वीडियो को शूट करने के लिए मेरे को लगभग ये मान लो 5 से 6 घंटे लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि वो एक फ्लो में नहीं बनता ना पूरा काम। आप देख रहे हो ये वाले जो वीडियो भी है उसको कई पार्ट्स में मेरे को डिवाइड करना पड़ता है। कभी कोई डिस्टर्ब करने के लिए आता है, कभी कोई काम पड़ता है, कभी पूरा बोर्ड मेरे पास है नहीं तो मेरे को पूरे बोर्ड का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, डिजिटल बोर्ड हमारे पास है नहीं, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं। तो मेरे को 5-6 घंटे लगाने पड़ते हैं तब जाके एक वीडियो बनती है। तो दिन में 2 वीडियो डालने का तो चांस मैं भूल ही जाओ कि मैं डाल पाऊंगा। ठीक है जी। तो इजिली है कि आप क्या बोलते हैं, मैं अपने आप को वैसे गिरा रहा हूं कह के कि अपने सब्सक्राइबर कम कर रहा हूं, मगर मैं कहना चाहूंगा आपकी भलाई के लिए कि भाई अगर आपने यहां से पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। आपको बस खाली जो मैं आप पहले कर चुके, अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपको पहले से पता है मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल क्या चीजें होती हैं,
ठीक है, तो आप आराम से उसको बैकअप फायर करके आप आराम से रिवीजन कर सकते हो एक तरीके से। ये रिवीजन है आपके एंड के 10 दिनों में काम आएगी बस खाली, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 महीने हैं आपके पास एग्जाम में पढ़ने के लिए, तो भाई यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो खुद बैठ के, आप असाइनमेंट्स करो, नोट्स करो, बुक्स में से सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर बैठ के, समझे जी, तब आपके आराम से पेपर क्लियर होंगे। ऐसे नहीं बस खाली वीडियो देख लियो और आपके पेपर क्लियर हो गए। प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर हर चीज की बुक पे बैठ के। मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कैसे करने हैं, इजी तरीके बताऊंगा, जितने इजी हो सकते हैं उतने इजी करवाऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पा सकता। और ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स के कि भाई आपको ना प्रैक्टिस चाहिए हर चीज के लिए, सिंपल। तो मेरे से जितना एफर्ट हो सकता है भाई उतना मैं एफर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा से एफर्ट आपको भी डालने पड़ेंगे तभी भी आप क्लियर कर पाओगे। वरना वही है कि एग्जाम से 10 दिन पहले आओगे, बोलोगे सर मेरा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ हो नहीं रहा, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, मैं क्या होपलेस हो रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। तो भाई आपको करनी पड़ेगी मेहनत हर चीज के लिए। स्टार्टिंग से ही पढ़ा करो ना भाई, 2-3 महीने पहले से ही चालू किया करो पढ़ना, ठीक है जी। फालतू नहीं बकवास करता भाई, मेरे को पता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका खामा मैं ऐसी बकवास मैं करता नहीं, ऐसी बातें मैं करता नहीं। मैं खाली कंसेप्ट पर फोकस करता हूँ कि भाई आपका टॉपिक करवाऊँ जल्दी से जल्दी। मगर भाई है कि जब आप कमेंट करते हो भैया मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये हो रही है, 10 दिन के अंदर कैसे कवर हो पाएगा, तो भाई फिर मेरा भी दिल क्या दुखता है कि भाई मेरी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इन सब के लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी दिल दुखता है भाई फिर कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, एफर्ट आपको डालने चाहिए, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आप एग्जाम से 10 दिन पहले आते हो बस खाली तैयारी करने के लिए, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना फिलहाल आपके लिए, क्योंकि आप खुद देख लो ये सारा कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। बस वो नोट्स हैं जिसके लिए हम चार्ज करते हैं, क्योंकि भाई नोट्स, क्योंकि प्रिंट आउट हम नहीं करते भाई, नोट्स जो है राइटिंग हम नहीं करते, वो बाहर से करवाने पड़ते हैं हमें, ठीक है जी। इतना टाइम हमारे पास नहीं मिल पा रहा कि हम खुद ही बैठ के नोट्स अपने बनाएं, ठीक है जी। तो इसलिए उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसका अलग से खर्चा होता है, ठीक है जी। तो हर चीज को मैनेज करने का खर्चा है, इसलिए थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ता है नोट्स से, और इतनी वो रिवेन्यू नहीं है हमारी, इतना बड़ा चैनल है नहीं हमारा फिलहाल अभी। तो बकवास ज्यादा होगी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है जी। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे, थोड़े से एफर्ट आप भी डालोगे, तो हम फ्री में पढ़ा पाएंगे आपको। वरना वही होगा कि पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाना पड़ेगा और बाकी सबकी तरह में भी क्या चार्ज करने पड़ेंगे, फिर वही दिक्कत वाली बात आती है कि भाई सब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और फिर हमको खुद को दिख लगेगा कि भाई जो नीडी पीपल है, जो लोग जरूरतमंद है, उनके लिए काम नहीं हो पा रहा, ठीक है जी। चलिए भाई फिलहाल इतना समझ में आ गया। यहाँ पे हमने खत्म करा है क्वार्टाइल। अब सेम ऐसे ही टॉपिक आता है जिसका नाम आता है डेसाइल। अब वो डेसाइल क्या भला है उसके बारे में समझते हैं। बहुत सिंपल सर, वो भी इतना मुश्किल नहीं है जितना ये सब चीजें हैं। डेसाइल डेसाइल क्या होता है? जैसे हमने मीडियन समझा था, एक मीडियन एक ऐसा पॉइंट है जो कि डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल ऐसे पॉइंट्स हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम वैसे ही है डेसाइल। डेसाइल ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे नाम से पता चला है डेसाइल है, डेसाइल का मतलब होगा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे D1, फिर D2, D3, D4, D5 ऐसे चलते रहते हैं, D9 तक वो लास्ट जाता है, ठीक है जी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो D9 तक लास्ट होता है जो डेसाइल होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वही सेम फॉर्मूला जो आप करते हुए आए हो। अगर आपको D1 निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा n+1/10, क्योंकि डेसाइल में हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 10, तो इसलिए डेसाइल 1, और 1 निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई भी कर देना। D7 निकालना है तो कैसे निकलेगा? n+1/10, बस लास्ट में मल्टीप्लाई 7 कर देना। जैसे आपने वो सब निकाले, सेम फॉर्मूले इसके। अच्छा, बड़े वाले फॉर्मूले कैसे होंगे? वही सेम फॉर्मूले सर। D3 निकालना है, कैसे निकालोगे? L1 प्लस में n/2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डेसाइल है। यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा? 10, माइनस में CF, अपॉन में F, मल्टीप्लाई में H। और क्योंकि D3 निकालना है तो याद रखना 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना। तो ये सब फॉर्मूले होते हैं डेसाइल के। कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है। 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करो, 9 मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करो, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मीडियन निकालना है तो 2 से डिवाइड करो। सेम ऐसे ही अगला टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल में हम इसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसी भी डाटा को कितने पार्ट में? 100 पार्ट में। तो पहली वैल्यू क्या होगी? P1, लास्ट वैल्यू क्या होगी? P99। सिंपल। जो हमारा P50 होगा वो किसके बराबर होगा? मीडियन के बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा, क्योंकि वो मिड वैल्यू होती है ना किसी भी डाटा की। जैसे यहाँ पे डेसाइल में D5 जो होता है वो मिड वैल्यू होगी, इसलिए वो मीडियन के बराबर है, या फिर क्वार्टाइल सेकंड के बराबर होगा, आप कह सकते हो आराम से। सिंपल सर। वैसे ही जो P25 होगा वो किसके बराबर होगा? वो Q1 के बराबर होगा, क्वार्टाइल फर्स्ट के बराबर होगा, क्योंकि ये 25-25 के डिवाइड में पकड़ता है ना, 25-25 के हिस्से में बांट देता है पूरे डाटा को, है ना जी। 25-25% में पूरे डाटा को बांट देता है। तो जो P25 है उसका मतलब भी यही है कि 25% डाटा को अलग करो और बाकी को अलग करो।
सिंपल। सेम ऐसे ही पी जो 75 होगा, परसेंटाइल 75 जो होगा वो Q3 के बराबर होगा, क्योंकि वो 73 के पार्ट में डिवाइड कर देता है डाटा को। समझ में? फॉर्मूले बाकी सब यही है, बस यहाँ पे 100 नीचे क्या जाएगा 100, और 75 निकालना है तो 3 की जगह यहाँ पे 75 आएगा, 25 निकालना है तो यहाँ पे 3 की जगह 25 आएगा। सब चीज वैसी ही है, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। ये थे डेसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल। इनके क्वेश्चन भाई ना के बराबर आते हैं, और अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो जो हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना एक बार में, तो उनमें अच्छे तरीके से आपका क्लियर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मीन मीडियन मोड आना चाहिए, उसके बाद आराम से आप हर चीज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब चालू करते हैं भाई। पहला कंसेप्ट खत्म हो चुका है जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें सीखना है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या सीखना है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब इसका क्या रोल है पहले एक बार नोट कर दे, मिटो लो, मतलब नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं मिटो देता हूं, फिर उसके बाद चालू करते हैं अगला टॉपिक। हाँ जी, शुक्र है। चलो भाई, अपना टॉपिक आता है अगला, उसका नाम है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर क्या समझना है पता है? ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि हमें एवरेज निकाल के देता है किसी भी क्या बोलते हैं कंटेंट का, किसी भी डाटा का, ये हर जगह ना अच्छा साबित नहीं होता रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा एवरेज मानने के लिए, काम करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर सॉरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से बचने के लिए हम यूज करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ऐसा कब यूज किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एक प्लेयर है ए, एक प्लेयर है बी। मेरे को एक टीम बनानी है जिसमें मेरे को एक प्लेयर चाहिए। अब ए और बी इन दोनों में से किसी को भी मैं चूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। अब मैंने देखा इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे चूज करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखा मैंने जो ए प्लेयर है उसने पहले बॉल में बनाए 4 रन, बी मतलब पहली बॉल में कितने बनाए 4 रन, दूसरी बॉल में इसने फिर से बनाए 4 रन, और तीसरी बॉल में इसने फिर से बनाए 4 रन। वहीं पे जो प्लेयर बी है उसने पहली बॉल में बनाए 6 रन, दूसरी बॉल में बनाए 2 रन, तीसरी बॉल में बनाए 4 रन। तो अब मैं इन दोनों में से किस प्लेयर को ज्यादा सिलेक्ट करूंगा, मतलब सिलेक्ट करने के ज्यादा चांसेस किसके हैं? तो मैंने सोचा भाई ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बेटर प्लेयर है, कभी कोई ज्यादा हो जा रहा है, कभी कोई ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि पहले वाले में ये ज्यादा था, मैंने सोचा बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दूसरे वाले में ये ज्यादा हो गया तो मैंने सोचा ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों में फिर बराबर हो गए, फिर मैंने सोचा कि इसको सिलेक्ट करूं। कंफ्यूजन अभी भी वही है, कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मीन मीडियन मोड निकाल के देख लेते हैं, एवरेज निकाल के देख लेते हैं। तो मैंने निकाला मीन, तो मैंने लगाया मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो मैंने टोटल किया 4 तिया हो गया 12 बटे में 3, और मेरा एवरेज आ गया 4। यानी जो इस बंदे का एवरेज है वो कितना है, वो है 4। मैंने सोचा इसका भी मीन निकाल लेते हैं, इसका भी एवरेज कर लेते हैं। तो इसका मीन निकाला, सिग्मा एक्स अपॉन में एन किया मैंने, यहाँ पे आ गया 12 बटे में 3, क्योंकि इसका टोटल भी 12 आ रहा है, 12 बटे में 3 और कट के आ गया 4। तो इसका भी एवरेज कितना है 4। मेरी कंफ्यूजन, मेरी प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है कि इनका एवरेज भी 4 आ रहा है। अब किस प्रॉब्लम, मतलब किस प्लेयर को जो है वो सिलेक्ट करूं, नहीं समझ में आ रहा ना बस। तो अब जब ऐसे समझ में ना आए कि किस प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें सेंट्रल टेंडेंसी का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का। हमें यूज करना है कन्वीनियंस देख के, कौन सा जो प्लेयर है वो ज्यादा कन्वीनियंस तरीके से स्कोर कर पाएगा। और वो कैसे देखते हैं, वो कैसे चेक करते हैं, कन्वीनियंस कैसे निकालते हैं। तो कन्वीनियंस निकालने के लिए, वेरिएबिलिटी निकालने के लिए यहां पे हैं 4 मेथड। पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेंज। पहला कौन सा है, रेंज। दूसरा आता है क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा मेथड आता है एवरेज डेविएशन। और ये जो एवरेज डेविएशन है, मैंने आपकी पूरी बुक देख ली सर, पूरा चैप्टर देख लिया, उसके अंदर मेरे को दिखाई नहीं दिया, तो मैं करवाऊंगा भी नहीं एवरेज डेविएशन। क्यों टाइम वेस्ट करना आपका, समझा दूंगा होता क्या है, बस करवाने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब करवा दूंगा, उस टाइम पे फिलहाल आप ज्यादा फोकस मत करो इसके ऊपर, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, तो मेरे हिसाब से भाई नहीं होना चाहिए पेपर में भी। लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 4 तरह के वेरिएबल है जहां से आप समझ सकते हो कि ज्यादा अच्छा डाटा कौन सा होगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे करके लाइन लाइन से हम चालू करेंगे। सबसे पहले बात आती है रेंज की। रेंज आपकी हेल्प करता है बताने में कि आपका डाटा जो है वो किस प्लेयर, मतलब आपको जो है किस प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बताता है डाटा के अंदर डिफरेंस कितना है, उस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को। जैसे रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 4, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 4, तो 4 में से 4 गया 0। ये किसके लिए है, प्लेयर 1 के लिए, ए के लिए। वहीं पे प्लेयर बी के लिए निकाला जाए, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 6,
लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 2, तो आपका कितना आया 4 आंसर। आप खुद देखो जो रेंज है ना, एक में वैल्यू आ रही है 0, एक में क्या आ रही है 4, तो किस प्लेयर को सिलेक्ट किया जाए? ऐसे में आप बोलोगे भैया 4 को सिलेक्ट करेंगे ये वाला आंसर, नहीं जी इसको सिलेक्ट नहीं करना। हमेशा याद रखना वेरिएबिलिटी देखी जाती है लो, जितनी लो वेरिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा प्लेयर अच्छा होगा। मतलब क्या होता है इसका, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि उनके जो रन होते हैं उनमें कितना कम डिफरेंस है। अब एक प्लेयर ऐसा है जो लगातार 4 रन बना रहा है, कभी 3 बनाए नहीं और कभी 5 भी नहीं बनाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चुनने की या फिर चूज करे जाने की ज्यादा बढ़िया होगी, या फिर उसको सिलेक्ट करने के लिए टीम में ज्यादा होगी, क्योंकि हमें फिक्स रहेगा कि इतने रन ये बंदा बना देगा, इसकी गारंटी है, ये इतने रन बनाएगा, ज्यादा बेटर प्लेयर है। और वहीं पे अगर कोई बंदा ऐसा है जो कभी 6 मार देता है, कभी 2 रन बनाता है, कभी 0 पे आउट हो जाता है, समझे जी, तो उसको जल्दी से कोई प्लेयर इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा इसके सामने कि भाई इसको ले लेते हैं, क्योंकि कभी बार हो जाएगा, आउट हो जाएगा बंदा, है ना। लेकिन इसके चांसेस है कि फिक्स है कि 4 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, समझे जी, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना डिफरेंस आपके रन्स में, आपके मार्क्स में जितना, जैसे होता नहीं आप तीर चला रहे हो और आप कहीं पे निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हो, जितना निशाने में आपका दूर आ रहा है, जितना क्या डिफरेंस आ रहा है, एक तीर आपका उस जगह पे लगा, एक तीर आपका उस जगह पे लगा, क्या एक अच्छे प्लेयर हो आप? नहीं, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है आपके निशाने में, आपके टारगेट के अंदर। वहीं पे आपका एक तीर यहां पे लगा और एक तीर जस्ट ये इसी के बगल में, एक तीर यहां पे लगा और एक तीर यहां पे लगा, तो इस प्लेयर को सिलेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है, जो कि डिफरेंस कम लेके आता है अपने टारगेट के अंदर। सिंपल। तो सेम ऐसे देखते हैं कन्वीनियंस को, वेरिएबिलिटी को, तो वेरिएबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जिसकी वेरिएबिलिटी कम होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, वेरिएबिलिटी को ना कई बार हम परसेंटेज में भी निकालते हैं। किस में निकालते हैं? परसेंट में। परसेंटेज में भी नापते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कई बार आपके एग्जाम में बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। आपने हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट किया ना, तो अपॉन में लिख देना हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला खत्म। क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? एक ही देख लो, हाईएस्ट वैल्यू 4, लोएस्ट वैल्यू 4, हाईएस्ट वैल्यू 4 प्लस में 4। इसको सॉल्व करोगे तो 0 बटे में 8, आपका आंसर आ गया 0। खत्म। इसके जो रन है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। वहीं पे बी को देख लो, बी की हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 6, माइनस में 2 बटे में 6 प्लस में 2, यहां पे हो गया 4 बटे में 8, जो कि हो गया 50%। इसका जो क्या बोलते हैं चांसेस है ये अच्छे नंबर बना लेगा, एवरेज बना लेगा, 4 नंबर ले आएगा, वो 50-50% है। समझे जी? तो कोफिशिएंट भी आप बता सकते हो निकाल के कि भाई कितने चांसेस बन रहे हैं किसी भी प्लेयर के अच्छे खेलने के। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पे खत्म होता है पहला पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रेंज। हर टॉपिक में आपको यही करना है, रेंज निकालना है, उसके बाद उसका कोफिशिएंट निकालना है, परसेंटेज में भी शो करना है। सेम ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन का भी कोफिशिएंट निकालेंगे। फिर हम सीखेंगे एवरेज डेविएशन, फिर एवरेज डेविएशन का कोफिशिएंट, फिर हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर चालू करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। अब बात आती है क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने से में आपको 3 आइटम के बारे में सीखना है, 2 के बारे में नहीं, 3 के बारे में। सबसे पहला होता है क्वार्टाइल रेंज। जैसे आपने रेंज सीखा है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, अभी भी सिखाया। सेम वैसे ही यहां पे भी है क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज भी यही होता है, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। सिंपल। अब हाईएस्ट, क्वार्टाइल में हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है। क्वार्टाइल बस 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? Q3। और लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? Q1। तो बस क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, Q3 माइनस में Q1 करोगे, आपका क्वार्टाइल रेंज निकल जाएगा। ठीक है जी? सेम ऐसे ही अगला टॉपिक आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा? Q3 माइनस में Q1 अपॉन में बस 2 कर देना है, हाफ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो किसी भी नाम से दे आप आराम से निकाल सकते हो, Q3 माइनस में Q2 अपॉन में 2। अगला लास्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला आपने अभी भी सीखा। क्या फॉर्मूला होता है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। सेम वही फॉर्मूला इसका भी है, बस इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? Q3। तो फॉर्मूला बनेगा Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। समझ में? भैया एक सवाल करवा दूं, ज्यादा बेटर है। समझाता हूं सर, सवाल करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन दे रखा है आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कह रहे हैं बताइए इसमें क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, क्वार्टाइल क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, इजी है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमें निकालना है Q1, Q2 और Q3। वैसे तो Q2 की जरूरत नहीं है तो ना, Q1 और Q3 की जरूरत है बस खाली, तो वही निकाल लेते हैं। निकालते हैं Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 का फॉर्मूला भी आपने सिखाया n+1/4। चलिए जी, मल्टीप्लाई में 1 भी होता है भाई, याद रखना। तो n कितना है, यहाँ पे है 7, तो 7 जमा में 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 2, सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म कौन सी है यहाँ पे 30, तो इसका आंसर कितना आ गया 30। Q1 कितना हो गया 30। भैया Q3 कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सर, n+1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई में 7+1/4 जो कि हो गया 8/4, यानी कि कट गया तो 2 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 हो गया, आपका आंसर कितना 6। तो 6 टर्म कौन सी है हमारे पास, 6 टर्म हमारे पास है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 6 टर्म हमारे पास कौन सी है 70, तो 70 आपका क्या हो गया Q3। अब बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 का फॉर्मूला सॉरी क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस में Q1। Q3 कितना है 70, Q1 कितना है 30, तो 70 में से 30 गए 40, आपका आंसर खत्म। यहां पे कर लेते हैं, तो 70 माइनस में 30/2 यानी कि हो गया 40/2, और ये कट के आ गया 20, खत्म। इसको कर लेते हैं 70 माइनस में 30/70 प्लस में 30, ठीक है जी, तो ये हो गया 40/110, और 110 से डिवाइड करना है, मतलब 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करने का मतलब है 0.3, 33 बचे कितने 7, 7 के हिसाब से 6 भाई 0.36, और चलो कर ही लेते हैं, बचे कितने यहाँ पे 4, और नहीं हाँ ठीक है 4 के हिसाब से हो जाएगा 3, ठीक है जी, 0.36 के कुछ आ रहा है। अच्छा भैया वो कह रहा है परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंट में ही है सर, बस खाली इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी 36.3 आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। वैसे परसेंट में नहीं निकालना होता आपको, खाली कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होता है, इतने पे आपका कंसेप्ट खत्म हो जाता है। मतलब आंसर आपको इतना लिख के आना है बस, परसेंटेज में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। चलिए ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अब जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है जी। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई, सब दिल से कर लो, जो गुरुद्वार से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई आफत नहीं आ रही, आराम से कर दियो बाद में, हम भी यही हैं आप भी यही है ना भाई। चलिए अरे आराम से कर दियो बाद में, अच्छा कर रहे हो मर्जी आपकी। फिलहाल तो इसको हो गया हमारा कंसेप्ट खत्म। थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ एवरेज डेविएशन क्या होता है, क्योंकि आपके बुक में तो दे नहीं रखा, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो एक बार। हाँ जी शुक्र है। चलिए भाई, तो अपना अगला कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है एवरेज डेविएशन। क्योंकि बुक में आपकी है नहीं तो बस खाली मैं फॉर्मूला बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या चीज है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। एवरेज डेविएशन में भी बस खाली आपको 2 चीजें पूछेगा निकालने के लिए। सबसे पहले एवरेज डेविएशन, अच्छा ये चीज और बता दूं पहले, तो एवरेज डेविएशन जो एवरेज होता है ना, क्योंकि वो एवरेज 3 तरीके का होता है, मीन मीडियन मोड। सेम इसी तरीके से जो एवरेज डेविएशन भी है वो उसके अंदर 3 तरीके से आते हैं। सबसे पहला होता है एवरेज डेविएशन जिसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिंपल। दूसरा होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसके बाद तीसरा होता है मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो 3 तरीके के एवरेज डेविएशन होते हैं। कई बुकों में मीन डेविएशन नहीं लिखा, इसको एवरेज डेविएशन ही लिखा हुआ है, इसलिए एम की जगह कई बुकों में आपको एडी दिखाई देगा। तो एडी मतलब क्या होता है, एडी मतलब होता है एवरेज डेविएशन अबाउट मीन, एवरेज डेविएशन अबाउट मोड, और एवरेज डेविएशन अबाउट एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन, और एवरेज डेविएशन अबाउट मोड। अब ये निकलता कैसे, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। कैसे, जो भी आपका वेरिएबल दे रखा है एक्स दे रखा है, उसमें सबसे पहले क्योंकि मीन है तो आपको मीन माइनस करना पड़ेगा। जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है उसमें से मीडियन दे रखा है, अगर आपको मीडियन के हिसाब से निकालना है तो मीडियन माइनस करना पड़ेगा। मोड के हिसाब से निकालना है तो जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है उसमें से आपको मोड माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद आपको लगाना है मॉडुलस। आपको क्या लगाना है, मॉडुलस, यानी सारी वैल्यू आपकी किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में। और उसके बाद लास्ट में एट द एंड आपको नंबर से डिवाइड कर देना है पूरी वैल्यू को, पूरे इक्वेशन को, पूरे अमाउंट को। जैसे आप ये सॉल्व कर लोगे आपका आराम से निकल के आ जाएगा एवरेज डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन या फिर मोड। कैसे होगा भैया, समझाता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, मान लेते हैं आपको दे रखा है सिंपल सा क्वेश्चन, क्या 10, 20, 30,
40 50। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यहाँ पे निकालो भैया एवरेज डेविएशन अबाउट मीन। तो कैसे निकाला जाए? जो भी आपका वेरिएबल है मीन के हिसाब से निकालना है, मीडियन के हिसाब से निकालना है, मोड के हिसाब से निकालना है, जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल दो। तो सेम बात है, पहले मीडियन मोड जो भी होगा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मीडियन भी और आपका मीन भी दोनों सेम ही आ रहा है, जो कि इसमें कितना है 30 है। ठीक है जी, तो किसी हिसाब से कर लो, मैं मीन के हिसाब से कर लेता हूँ। तो हम क्या निकालेंगे, x में से सबसे पहले मीन को माइनस करेंगे। x में से मीन को माइनस करेंगे मतलब 10 में से 30 को घटाएंगे। तो 10 में से 30 गए, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 और 20। उसके बाद आप उस पर मॉडुलस लगाना है। मॉडुलस मतलब x में से x बार जो आपका घटाने का आंसर है उस पर मॉडुलस लगाओ, यानी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव में। तो हो गया 10 और 20। अब क्या करना है, अब बस इसका सिग्मा करना है, यानी सबमिशन करना है। सबमिशन करते ही साथ ही सॉल्व। सबमिशन करेंगे जैसे ही इसका, तो आएगा आपका 20 30 30 30 60, टोटल कितना हो गया 60। अब बस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो, फॉर्मूला यही है। तो 60 बटे में नंबर कितने हैं 5, इससे इसको काट दिया, आपका आंसर कितना आ गया 12। तो ये हो गया आपका एवरेज डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन, क्योंकि अमाउंट सेम था दोनों का। सिंपल, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो एवरेज डेविएशन जो भी होगा आपका। सिंपल है ना, इजी कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा तो इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा आगे एक्स्ट्रा कुछ भी। अब चलते हैं सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इससे कुछ मिलता जुलता है बस खाली। यहाँ पे हम वैल्यू को पॉजिटिव में लाने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए किसका यूज करते थे, मॉडुलस का। किसका यूज कर लेते हैं, मॉडुलस का यूज करते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए किसका यूज किया गया है, वो यूज कर रहे हैं स्क्वायर का। तो वो कहते हैं इसके ऊपर स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करने से क्योंकि वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, इस वजह से वो कहते हैं एट द एंड आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर अंडर द रूट भी लगाना पड़ेगा। बस ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। समझाता हूं, एक बार नोट कर लो जिसको नोट करना है फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, शुक्र है। चलो भाई, अब टॉपिक का नाम आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या भला है, बहुत सिंपल है सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाते हैं हम सिग्मा से। ये साइन होता है सिग्मा का, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपका वेरिएबल दे रखा है x दे रखा है, उसमें से आपको मीन माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करने देना, ताकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव में ना बचे। ठीक है जी, उसके बाद सबमिशन करना है, उसको नंबर से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, नंबर से, नंबर से। और लास्ट में आंसर का अंडर द रूट निकाल देना है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने अंडर द रूट नहीं निकाला, अगर आपने अंडर द रूट नहीं निकाला, तो जो आपका आंसर बचेगा इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वेरिएंस। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसे, वेरिएंस। और अगर आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका वेरिएंस आया उसका अंडर द रूट कर देना बस खाली। सिंपल, तो कुछ नहीं करना, बस जो आपका वेरिएंस है उसका अंडर द रूट करना है। या फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वही चीज अंडर द रूट जो सिग्मा x माइनस में x बार का स्क्वायर बटे में n। समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर आपने अंडर द रूट नहीं निकाला तो आप वेरिएंस निकालोगे, और वेरिएंस का जब आप अंडर द रूट कर देते हो तो आपका क्या जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे निकलता है सर, कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वेरिएंस का रूट करने पे, और अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने पे निकलेगा। ठीक है जी, तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस निकलता है जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब एक बार सवाल सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला वही ले लेते हैं, क्वेश्चन वही 20 30 40 50 60। ठीक है जी, ये आपको x दे रखा है, कह रहा है निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, मीन। निकाल लेते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n, और मैंने किया तो मेरे को पता चला मीन आया हमारा कितना 40। अब जब 40 मीन है तो सब में से 40 घटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ सब में से क्या 40, और जब घटाया तो पता चला यहाँ पे आया माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 और 20। भाई मैं मुश्किल वैल्यू क्यों नहीं ले रहा, बच्चे पूछ रहे होंगे भाई, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूँ। मुश्किल वैल्यू लूंगा तो एक क्वेश्चन के अंदर पूरी वीडियो खत्म होगी, 1 घंटे की बस एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बस खाली, समझे। आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आप आराम से एग्जाम में जो होगा मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा ना भाई, इसलिए मैं खाली कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आप कंसेप्ट समझो, तरीके सारे ऐसे कैसे हैं, करना यही चीज सब चीज। ठीक है नहीं, बस वहां पे थोड़ी वैल्यू मुश्किल आ जाएगी। चलिए अब क्या करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, वो भी कैसे, स्क्वायर करके। तो बस इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 40, सॉरी 2 दूनी 4 यानी 400, ये हो गया 100, ये हो गया 0,
फिर 100 और ये हो गया हमारे पास 400। सिंपल। अब क्या करना है भैया, इसका टोटल करना है। ये हो गया हमारे पास कितना, 1000। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस में मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n अंडर द रूट। तो ये अंडर द रूट के अंदर क्या क्या आ गया, अंडर द रूट के अंदर आ गया 1000 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया रूट 200। आपका आंसर कितना आ गया, रूट 200। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोई आपसे अगर वेरिएंस पूछे तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वापस स्क्वायर करके। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, अंडर द रूट 200 इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट करके आपका आंसर आ गया 200। तो वेरिएंस आ गया कितना, 200। सिंपल, आसान था ना। बस ऐसे ही है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके बाद आपसे पूछ लेगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, आपसे पूछेगा ज्यादातर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ। क्या पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तब भी कोई गनीमत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, चलिए जी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, कुछ नहीं है, जो आपने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसको डिवाइड कर दो बस मीन से, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसको डिवाइड करना है मीन से और मल्टीप्लाई कर देना है 100, तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये फॉर्मूला उतने काम का नहीं है, आप ना लिखो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, हो सकता है कि कई बुकों में मैंने बहुत पुराना पढ़ा था ये फॉर्मूला कहीं पे, और मेरे को लगता नहीं कि ये फॉर्मूला सही है, या फिर क्योंकि मैंने जब इंप्लीकेशन करी थी मेरे को लगता है भाई ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ज्यादातर सवाल इसके ऊपर आते ही नहीं थे कई बार। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही है जो मेन फॉर्मूला है उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई में 100। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएंस कुछ पूछे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, अंडर द रूट 200 अपॉन में मीन कितना निकाला था आपने, मीन निकाला था 40 मल्टीप्लाई बाय 100, और 0 से 0 उठ गया, इसको काटेंगे 2.5 तो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय रूट 200। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, यहां पे खत्म होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, अब हमको समझना है इसके बारे में, किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, कि अगर ओरिजिन और स्केल में चेंज होता है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। और उसको समझाने से पहले एक बार ओरिजिन और स्केल समझाना पड़ेगा ना, तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लियो भाई, कदे फिर बाद में बोल लो कि नोट भी नहीं करने दिया। तो चालू करते हैं, और अब बात आती है इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। अब ये चेंज इन ओरिजिन क्या होता है, ये चेंज इन स्केल क्या होता है, पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे आंसर पे, हमारे मीन लीनियर मोड पे। चलिए, तो बात आती है चेंज इन ओरिजिन। यहां पे चेंज इन स्केल। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब है कि अगर जो आपको डाटा दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं एक डाटा ले लेता हूं 20, 30 और 40, छोटा सा लेता हूं ताकि इजी आपको जल्दी से समझा पाऊं। तो अगर आपके पास कोई डाटा दे रखा है, ठीक है, और चेंज इन ओरिजिन कहता है कि इसमें कोई सी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए या किसी भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये डाटा चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। तो इससे मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो समझाता है चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन कहता है बस खाली प्लस माइनस करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जबकि जो चेंज इन स्केल है, चेंज इन स्केल कहता है पूरा स्केल ही चेंज करो। अगर आपके पास कोई डाटा है जैसे कि 20, 30 और 40, अगर इसका स्केल ही चेंज कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से, वो कहता है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सब पे, वो समझाओ। समझे? तो एक बार समझाते हैं क्या होगा। अगर आप इसका मीन निकालना चाहो, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जो कि अगर आप मीन निकालोगे तो ये आ जाएगा 90 अपॉन में 3, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 30। मीन कितना आ गया, 30। सिंपल। एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं, पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस में एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। चलिए जी, तो यहाँ पे इसका मीन घटा देते हैं सब में से, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस में मीन। ठीक है जी, तो 30 घटाया सब में से, तो आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस का 10, इधर आ गया 0, इधर आ गया 10, 40 में से 30 गए तो 10 बचे। एक बार स्क्वायर कर लेते हैं तो x माइनस में मीन का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया 100, 0 और 100। ठीक है, अब आपको इसका सम करना होता है, समीशन, तो ये हो गया 100 और 100 200, तो आपके पास आ गया ये 200 बटे में n कितना है 3, और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कुछ 3 6 18 और 3 6 18.6 बार।
ठीक है जी। एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपके पास अंडर द रूट 66.6। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब आप इसी से समझ जाओगे, इतने से ही बहुत है, काफी है, समझ में आ जाएगा। क्यों रूट में फंसे किसी चीज में, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना समझाता आपको रूट में। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं सब चीजों में। सब चीजों में अगर वैल्यू ऐड कर देंगे, जैसे मैं अब नई लेके चल रहा हूँ इक्वेशन, और नई इक्वेशन है हमारे पास 10 ऐड कर दो सब में, तो मैंने सबके अंदर 10 ऐड कर दिया, तो हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। अब निकालते हैं मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सबको ऐड करने के बाद ये हम नया मीन निकाल रहे हैं, तो सबको ऐड किया तो ये हो गया 120 अपॉन में 3 और ये कट के आपका आंसर आ गया 40। तो नया मीन कितना आ गया 40। आप देख रहे हो पहले मीन था 30, अब कितना हो गया मीन 40, यानी मीन में भी क्या हो गया, बढ़ गई वैल्यू। यानी मैं अगर कहना चाहूं कि जो नई इक्वेशन का मीन है, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूं कि वाई इक्वेशन का मीन है जो, ठीक है जी, इसको वाई इक्वेशन ले लेते हैं, तो जो वाई इक्वेशन का मीन है वो एक्स इक्वेशन के मीन से कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, 10 ऐड किया था ना। तो जितना भी ऐड करोगे आप, मान लो कोई भी कांस्टेंट ऐड करोगे, 10 20 30 40 जो भी ऐड करोगे वो बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं, मतलब वेरिएंस देख लेते हैं। वेरिएंस वही फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। तो 10 में से 40 गए, एक्स माइनस में मीन निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, 10 में से 40 गए, माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10। एक बार स्क्वायर कर लेते हैं अब इसका, तो ये हो गया 100 0 100, टोटल कर लिया तो ये आ गया 200। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको 200 बटे में n से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि n कितना है 3, तो आपका आंसर आएगा 66.6। तो आप देख रहे हो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वेरिएंस उतना ही है जितना पहले था, समझे। तो कुछ भी ऐड लेस करने से वेरिएंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि जो वेरिएंस होता है किसका, y का, वो बराबर होगा हमेशा वेरिएंस किसके, x के। जब भी आप क्या करते हो, कुछ चीज कांस्टेंट को ऐड प्लस माइनस कुछ भी करते हो, तो ये कहता है ओरिजिन ऑफ स्केल। ओरिजिन ऑफ स्केल कहता है कि कुछ भी ऐड लेस करने से क्या हुआ, तो ओरिजिन ऑफ स्केल से हमें पता चलता है जो मीन होता है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो वेरिएंस है या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं पे चेंज इन स्केल कहता है, चेंज इन स्केल कहता है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दी जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले, मतलब पहले मीन निकाल लेते हैं इसका। तो मीन तो हमको पहले से पता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन आएगा, जो कि कितना आएगा 30, और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस भी पता है, जो कि कितना आएगा 66.6 बार, ठीक है जी, पहले से पता है इतना। अब क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, किससे, 2 से मल्टीप्लाई। नई इक्वेशन जो बन के आएगी वो आ जाएगी 40 60 और 80, ये हमारे पास रहेगी नई इक्वेशन। और अगर आप मीन पूछोगे तो मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जो कि होएगा हमारे पास 180 बटे में 3, जो कि आ गया आपके पास 60, ठीक है। तो मीन जो होगा आप देख रहे हो, जो मीन था पहले 30 और अब मीन कितना हो गया 60, यानी मीन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गया, वो भी कितने से, 2 से। मीन क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर देखा जाए y का मीन, y इक्वेशन का मीन x इक्वेशन के मीन से क्या हो जाता है, दूना, यानी कि जितनी भी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई करोगे, जितने भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे, उतने से ये मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। ये कौन कहता है, चेंज इन स्केल। जितने से डाटा मल्टीप्लाई हुआ उतने से मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है। वेरिएंस चेक करते हैं, वेरिएंस कहता है कि आपको सिग्मा एक्स माइनस में एक्स के मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n करना है। चलिए जी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 60 घटाएंगे इनमें से, नीचे जगह ही नहीं है। x माइनस में मीन मैंने किया तो मेरे को पता चला यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 20। अब क्या करना है, x माइनस में मीन का होल स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 0 और ये 400 इधर हो गया 800, ठीक है जी। और कितना हो गया, हाँ जी ये रहा, ठीक। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 800 बटे में 3, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो देख रहे हो ये हो जाएगा 3 6 बचे 2, 3 6 18, फिर उसके बाद 3 6 18.6 बार, यही होगा ना। हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर इजी समझना है तो, 200 बटे में 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपने क्या किया था, पूरी इक्वेशन को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, है ना जी। 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, तो फिर आपका जो वेरिएंस है वो कितने से मल्टीप्लाई हो गया, वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप क्या समझना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस y का, वो क्या हुआ, जो वेरिएंस होगा ना x का जो वेरिएंस आएगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये होता है रिलेशन किसके बीच में,
मतलब कि मीन वेरिएंस इन सबके बीच में, ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या बताता है? चेंज ऑफ ओरिजिन बताता है अगर सारे डाटा के अंदर कोई भी एक कांस्टेंट को ऐड किया जाए, किसी भी वैल्यू को ऐड किया जाए, तो मीन जो होता है वो मीन भी उतने से ही ऐड हो जाता है या फिर मीन भी उतने से लेस हो जाता है। लेकिन वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और चेंज ऑफ स्केल कहता है कि अगर किसी भी डाटा में कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चेंज ऑफ स्केल से हमें पता चलता है कि जो मीन है ना, मीन भी उसी वैल्यू से, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होगा जितने से आपने पूरे डाटा को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएंस है, वेरिएंस जो होता है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी आपने डाटा में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ गया? और ये रिलेशन है किसका, क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल का। अब हमें समझना है कि स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस करने के बाद आपका चैप्टर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो भाई अब बस 2 टॉपिक रह गए और 2 टॉपिक करते के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है स्क्यूनेस। अब ये स्क्यूनेस क्या चीज है? स्क्यूनेस का मतलब होता है ये चेक करना कि जो आपका डाटा है वो सिमेट्रिक फॉर्म में है या फिर असिमेट्रिक फॉर्म में है। और अगर सिमेट्रिक फॉर्म में है तो फिर वो नेगेटिव, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक है या फिर नेगेटिव डाटा है, या फिर जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव स्क्यूनेस है या फिर पॉजिटिव स्क्यूनेस है। सिंपल। चले तो वो चेक कैसे करें? सिंपल सी बात, अगर डाटा कहा जाए कैसे पता चलेगा? ग्राफ की हेल्प से अगर देख रहे हो आप, तो अगर आपको डाटा दिखाई दे रहा है ऐसा, जो कि नॉर्मल दोनों साइड सेम ही है, जहां पे यही मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम मीडियन बोलते हैं, इसी को हम मीन बोलते हैं और इसी को हम मोड बोलते हैं, तो ये डाटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे कि सारा का सारा जो डाटा है वो ज्यादातर राइट साइड में आ गया है, यानी कि लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल पिचक गई है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट स्क्यूड। कि लेफ्ट साइड से डाटा क्या हो चुका है? स्क्यूड हो चुका है, चिपक चुका है। और इसको हम नेगेटिव स्क्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्क्यूड। अब इसमें देखने को क्या मिलता है कि जब आप इसका मीन मीडियन मोड निकालोगे, क्योंकि मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है? इस जगह पे। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के, ये वाली वैल्यू, जैसे मान लो ये ग्राफ है आपका 0 से चालू हो रहा है, तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी इसको हम बोलेंगे मोड। क्या बोलते हैं? मोड, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मोड Z। और जो मीडियन होगा ना वो उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू होती है, जो कि मान लेते हैं इधर होगी आपकी कहीं ना कहीं, उससे छोटी वैल्यू। और जो मीन होगा वो उन सब में सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो आपकी मीन होगी ये वाली वैल्यू। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जब भी आपका डाटा कैसा होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, या फिर आप कह सकते हो लेफ्टवर्ड स्क्यूड। सिंपल। चलिए वहीं पे अगर आपका डाटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा जो डाटा है वो राइट साइड में ही चिपक गया है और लेफ्ट साइड में बिल्कुल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो कर्व है, वो सारा का सारा राइट साइड में आ चुका है, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में आ चुका है, राइट साइड में सब खाली है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड, लेफ्ट वो राइट साइड में बिल्कुल चिपक चुका है, तो इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड, या फिर इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। और ये कब होता है? जब डाटा भी आपका पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सिंपल। और ऐसे केस में जो मोड वाली वैल्यू होती है वो कहां पे होती है? इस जगह पे। यानी कि जो मोड होता है वो आपकी ये वाली वैल्यू होती है, सॉरी, मोड आपकी ये वाली वैल्यू होती है, मीडियन थोड़ी सी उससे लेफ्ट होती है, ये रही मीडियन आपकी, और सबसे लेफ्ट में सबसे यहाँ पे होती है, क्या बोलते हैं, मीन। यानी ऐसे केस में अगर देखने जाए तो फिर जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे लिखा होता है ना, तो इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाती है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? मीन। यानी मीन से बड़ा क्या होगा? मोड। और मोड से बड़ा, मीन से बड़ा मीडियन, और मीडियन से बड़ा क्या होगा? मोड। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? मोड की होती है। यानी जो मोड होगा वो सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या होगा? मीडियन, और उससे बड़ा क्या होगा हमारे पास? मीन। कोई दिक्कत तो नहीं? अब भैया चलो ये तो सही है, हम ग्राफ से पहचान लेंगे कि कौन सा डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, कौन सा डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है, कौन सा डाटा लेफ्टवर्ड स्क्यूड है, कौन सा डाटा राइटवर्ड स्क्यूड है। लेकिन अगर मान लो वहां पे न्यूमेरिकल दे दिया जाए, तो न्यूमेरिकल में हम क्या, न्यूमेरिकल से डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम में चेक करेंगे कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है? नहीं जी। तो न्यूमेरिकल में डाटा में चेक करने के लिए कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है, उसके लिए होते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या है? तो स्क्यूनेस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। क्या? मीन माइनस में मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फॉर्मूला है? मीन माइनस में मोड बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। देखो मीन ऐसे लिख सकते हैं, मोड को ऐसे लिख सकते हैं, बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा। ये छोटा सा फॉर्मूला किसका है? स्क्यूनेस का। आप कह रहे भैया दूसरा भी तो फॉर्मूला है। सर ये दूसरा फॉर्मूला कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बनाया गया है
इसी फॉर्मूले से लेके। बस इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर आपको मोड दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगाना, मोड ना दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगाना, और अगर मोड ना भी दे रखा हो तो आप निकाल सकते हो मोड। मोड का फॉर्मूला याद है ना आपको, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। इस फॉर्मूले का यूज करके, इंपीरियल फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल लोगे, आराम से मोड निकाल लोगे, तब ये फॉर्मूला लगा देना। और अगर आपको निकालने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी निकालने का, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के मीन और मीडियन की हेल्प से आराम से स्क्यूनेस निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला जो है वो बना है, डिराइव हुआ है इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मीन में से मीन हटाना है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कर देना है। तो मैं मीन सिखा चुका हूँ, मीडियन सिखा चुका हूँ, मोड सिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा चुका हूँ। बस सारी वैल्यू निकाल लेना किसी भी डाटा की, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है भैया फिर इससे पता कैसे चलेगा कि ये क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, या फिर लेफ्टवर्ड है या फिर राइटवर्ड स्क्यूड है। बहुत अच्छा बात इससे, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी तो वैल्यू आएगी इससे निकल के 2, 3, 5, 0, 2.5, माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसी वैल्यू आएगी। समझे, तो इससे पता कैसे चलेगा। तो जो भी आपकी वैल्यू आई है बस वो चेक करना। अगर वो स्क्यूनेस की वैल्यू यहां पे दिखाई दे रहा है, चलो यहीं पे लिख देता हूं। अगर आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो वो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मली स्क्यूड। कैसा है वो, नॉर्मली स्क्यूड। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए वहीं पे अगर आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू ज्यादा है किससे, 0 से, स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है 0 से, यानी पॉजिटिव में है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, या फिर आप कह सकते हो राइटवर्ड स्क्यूड। वहीं पे अगर आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू कम है 0 से, तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, या फिर आप कह सकते हो लेफ्टवर्ड स्क्यूड। आसान इतना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आते हैं भाई ये वाले क्वेश्चन स्क्यूड निकालने के लिए कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, आपको ये समझाना पड़ेगा। तो एक बार मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकाल के वैल्यू पुट करके सॉल्व करके चेक करके देख लेना आपके आंसर 0 आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है, या फिर 0 से कम आ रहा है, खत्म क्वेश्चन। और कई बार आपको ये मीन, मीडियन, मोड भी नहीं देता, कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। तो बहुत सिंपल, कभी आपने वो निकाला है, क्या निकाला है, क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टाइल डेविएशन, कभी निकाला है? वहीं भी मैंने सिखाया था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है सर, बिल्कुल बताता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। सेम यही फॉर्मूला आपको लगाना है, उल्टा करना है स्क्यूनेस निकालने के लिए। क्या करना है, Q3 माइनस में Q1, जो ऊपर था उसको नीचे लिखना है, Q3 माइनस में Q1, जो नीचे था Q3 प्लस में Q1 उसको ऊपर लिखना है Q1 प्लस में Q3, और माइनस कर देना है 2Q2 से, यानी कि आप कह सकते हो किससे, 2 मीडियन से। समझे, ये वाला फॉर्मूला लगाते साथ ही, वैल्यू पुट करते साथ ही, जो ये स्क्यूनेस आता था निकल के, वही यहां पे भी स्क्यूनेस निकल के आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था बस। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, स्क्यूनेस निकाल सकते हो। जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, और आपको निकालना है स्क्यूनेस क्या होता है। और भाई मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दिखा सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने सब चीज सिखा दी है, क्वार्टाइल सिखा दिया, स्क्यूनेस सिखा दिया, मीन, मीडियन, मोड सिखा दिया है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बढ़िया। जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए वापस समझते हैं लास्ट टॉपिक, और हमारा खत्म करते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, उसका नाम है बॉक्स प्लॉट्स। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बॉक्स प्लॉट्स क्या कहता है, बॉक्स प्लॉट कहता है कोई भी अगर आपको डाटा दे रखा हो, जैसे ये डाटा दे रखा है आपको, तो इस डाटा में कुछ इनरेलीवेंट वैल्यूज होती है, जैसे कि ये वाली, इनको हम बोलते हैं आउटलेयर्स। क्या बोलते हैं, आउटलेयर्स। क्या बोलते हैं, आउटलेयर्स। लिखा नहीं क्या, आउटलेयर्स, जिनका कोई वैल्यू से कोई काम होता नहीं है किसी भी इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, वहीं पे एक वैल्यू होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन, जो कि उस डाटा को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वहीं पे एक Q1 होता है और एक Q3 होता है। Q1 और Q3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1 और Q3 क्या होते हैं, क्वार्टाइल, जो कि डाटा को यहां पे 25%, यहां पे 25% छोड़ देते हैं, और बीच में 25% और 25%, यानी कि 50% जो डाटा होते हैं उसको शो कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये सब होता है। ये जो एरिया है ये क्वार्टाइल और Q3 और Q1 का डिफरेंस होता है, यानी कि बीच के जो 50% जो डाटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो बीच का 50% डाटा है उसको शो कर रहे होते हैं। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बॉक्स प्लॉट्स के अंदर बस ये कंसेप्ट है। अब चालू करते हैं मेन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बॉक्स प्लॉट्स में Q1 Q3 मीडियन आपको सब निकालना आता है। वो क्या आएगा क्वेश्चन वाला कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है, जो आपको वैल्यूज दे रखी है, उनमें बताओ मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये जो पूरे डाटा है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बस ये निकाल के बताओ। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी आपने अपना क्वार्टाइल निकाला है Q1, जो भी फर्स्ट क्वार्टाइल है, उसमें से माइनस करना है आपको 1.5 IQR। क्या माइनस करना है? 1.5 IQR। वो कह रहा है भैया ये Q1 तो पता है, ये IQR क्या है? IQR का मतलब होता है भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और भाई मेरे हिसाब से ना, मैं भूल चुका था, मैं दिमाग से उतर गया, शायद मैंने ऐसा समझा दिया है कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना, उसी को क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1, इसी को हम क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो क्वार्टाइल रेंज बोलो चाहे इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलो, सेम बात होती है। क्वार्टाइल डेविएशन अलग होता है। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2। तो अपॉन में 2 करोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा, और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए बस खाली Q3 माइनस में Q1 करना है, सिंपल। तो आपको पता है Q3 कैसे निकलता है, आपको पता है Q1 कैसे निकलता है, आपको पता है Q1 कैसे निकलता है, आपको पता है 1.5 क्या होता है, आपको पता है मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है? Q1 माइनस में 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि आप कैसे निकालोगे? Q3 माइनस में Q1 करके। सेम ऐसे अगर आपसे पूछे ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी वो बताओ, तो आपको क्या करना है? जो आपका Q3 होगा उसके अंदर ऐड ऑन कर देना है। क्या प्लस करोगे? 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। समझ में आया? यानी कि Q3 माइनस में Q1 का डिफरेंस, यानी कि Q3 माइनस में Q1 यानी कि इसका डिफरेंस, जो भी ये डिफरेंस है इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है, Q3 में से माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है। जैसे ही प्लस करोगे आपको मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और माइनस करोगे Q1 में से तो आपको मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू। और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस खाली सिंपल सा क्वेश्चन। समझ में आया? यहां पे खत्म होता है भाई मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है जी। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई, सब दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगन से थैंक यू आपको, ठीक है जी, कि आपने सब्सक्राइब कर दिया फिलहाल। और अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दिया बाद में, ठीक है जी। तो अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आगे से हट रहा हूं मैं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, और टाटा बाय बाय। चलिए भाई कर लो भाई फटाफट से नोट।